हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल? बढ़िया। चलो भाई बिना टाइम खराब करे चालू होते हैं, क्योंकि अपने को पढ़ना है ज़्यादा और पढ़ना है अच्छे से, तो रफ्तार और समय दोनों अपने को लाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे सवाल दिया था, कैलोरीमेट्री पढ़ा रहा था, कैलोरीमेट्री में लॉ ऑफ मिक्सिंग की बातें कर रहे थे। एक थोड़ा सा अच्छा सवाल दिया था, बाकी अगर बेसिक लॉ ऑफ मिक्सिंग के सवाल आ जाएंगे तो अपने को कोई कष्ट नहीं होगा। लास्ट टर्न वाला सवाल बोलो करा था क्या? मैं करके बताता हूं, देखते हैं तुम्हारा आंसर सही आया या नहीं आया। चलो भाई, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 3 डिफरेंट बॉडीज ए बी एंड सी ऑफ इक्वल मासेस 12 डिग्री, 15 डिग्री, 12, 15 और 20। जब ए और बी को मिलाया, मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट है एस ए। बोलो क्लियर? ओके। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 3 डिफरेंट बॉडीज ए बी एंड सी ऑफ इक्वल मास, मास तीनों का सेम है, एम एम एम, गड़बड़ नहीं करनी। अब सोचो, जब आपने ए और बी को मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया? तब आया, देखो ध्यान से इधर आते हैं। जब ए और बी को मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर ए एंड बी, तो फाइनल टेम्परेचर आया, इसका इनिशियल था ए का 12, इसका था 15 और इनका मास सेम था और इसकी स्पेसिफिक हीट ऐसे एस बी मान लेते हैं, ठीक है। तो समझो फाइनल टेम्परेचर आया 13 डिग्री। तो जितना लिया उतना दिया, उस पर चलते हैं। चलो भाई देखो क्या करो, अगर ए का देखो तो टेम्परेचर बढ़ा तो उसने एनर्जी ली, कितनी ली? एम एस ए 13 माइनस 12। अरे हाँ सर, अच्छा दी किसने? बी ने। कितनी दी? देखो एम एस बी 15 माइनस 13। अरे हाँ ना तो बोलो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो लॉ ऑफ मिक्सिंग से भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। एम ने एम को मार दिया, एस ए इक्वल टू 2SB। अरे हाँ सर, पहला रिलेशन आ गया, एस ए इक्वल टू 2SB। उसने बोला जब बी और सी को मिलाया, किसको मिलाया? बी और सी को। चलो भाई बी और सी को मिलाते हैं। जब बी और सी को मिलाया, सेकंड केस, जब बी और सी को मिलाया तो 18 डिग्री मिला, इसका SC मान लेते हैं। चलो भाई देखो ध्यान से, तो B का हो गया 15 से 18, तो उसने एनर्जी ली, कितनी ली? M इंटू SB इंटू 18 माइनस 15। और ध्यान से सोचो तो C ने कितनी दी? वो दी, C ने दी, कितनी दी? M इंटू एस सी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इंटू 20 माइनस 18। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, एम ने एम को मार दिया, 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 इस 3, तो 3SB इक्वल टू, ध्यान से देखो तो 2SC, सेकेंड इक्वेशन। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तुम ध्यान से देखो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, 1 मल्टीप्लाइड 2 करो तो देखो क्या आएगा? 3SBSA, जरूरत पड़ेगी इसलिए ऐसा कर रहा हूं, इक्वल टू 4SBSC। SB ने SB को मार दिया, 3SA इक्वल टू 4SC। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी अपने को। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ ए और सी में रिलेशन निकाल लिया? क्यों मैंने ऐसा करा? क्योंकि ए और सी को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, उस पे बात करते हैं। लॉजिकली सोचो तो 12 डिग्री वाली बॉडी अपने में हीट लेगी, और हाँ ये टी ए सी को टी मान लेता हूं, फाइनल टी, ठीक है। तो थर्ड केस, जब ए और सी को मिलाया तो सोचो ए ने एनर्जी ली क्योंकि उसका टेम्परेचर कम था, तो देखो m इंटू एस ए इंटू टी माइनस 12। अरे हाँ सर, और सोचो तो सी ने एनर्जी दी, अरे हाँ सर, सी, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, सी ने एनर्जी दी, देखो कैसे, m इंटू एस सी इंटू 20 माइनस टी। और हाँ सर, m ने m को मार दिया, एस ए बाई एस सी इंटू टी माइनस 12 इक्वल टू 20 माइनस टी। अरे हाँ ना तो बोलो, व्हाट इज एस ए बाई एस सी? एस ए बाई एस सी की वैल्यू है 4/3, सो दिस इज
4/3 t minus 12 equal to 20 minus t. Therefore 40 minus 48 इक्वल टू 60 माइनस 3t। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, मास्टर कोई गलती तो नहीं कर रहा। 7t इक्वल टू 108, t इक्वल टू 108/7 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ये कैलोरीमेट्री का थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये कैलोरीमेट्री का थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई है, अच्छी भी लगी है। अच्छी लगी है तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हो गया भाई। तो 108/7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत मजा आया भाई, वाह वाह। अब क्या करें? अब क्या करें? चलो भाई सर, ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है सर, अच्छी बात, आंसर आ गया सर। ये सवाल था होमवर्क में, थोड़ा अच्छा था इसीलिए दिया था। बोलो क्लियर है क्या? अब ऐसे चीजों को अगर मिलाएंगे क्या अपन कर लेंगे? कर लेंगे। एक आध टर्मिनोलॉजी और होती है, उसे सीख लो, कभी दियो तो घबराना मत, समझे? जैसे अपन ने पढ़े ना स्पेसिफिक हीट, अरे हाँ, उसे ऐसी एक और टर्म होती है, अभी आ जाएगी तुम्हें दिखाई देगी। और एक और टर्म जिसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। इन दोनों की टर्मिनोलॉजी को कभी कभी सवालों में यूज लेते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। अब कभी कभी क्या करते हैं ना, स्पेसिफिक हीट से थोड़ी डिफरेंट बात है ये। सिंपल ऐसा समझो आप कि अपना एक फॉर्मूला है ना, Q बराबर ms डेल्टा टी। सोच मैं इन दोनों को एक साथ दे दूं, एक साथ, मतलब मैं क्या करूं कि मतलब मैं हीट उस बॉडी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, अब उसका मास कुछ भी हो, उसको डिफाइन कर दूं पर्टिकुलर बॉडी के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक चीज है, इसको बोल दो इसकी थर्मल कैपेसिटी या इसकी हीट कैपेसिटी मान लो मैं बोलूं कि 100 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके मास वास से कोई लेना देना नहीं, जितना भी हो मास। मैंने बोला कि इसकी हीट कैपेसिटी है 2 जूल या 200 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस बॉडी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 200 जूल चाहिए। तो बेसिकली ms की डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं। अरे हाँ, तो अगर कभी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी दे दे तो इसका मतलब आपको ms की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। अच्छा, तो क्वांटिटी ऑफ हीट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन टेंपरेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ द मटेरियल। डायग्राम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इट इज नथिंग बट ms, इट इज नथिंग बट ms। अरे हाँ, इसे c से डिनोट करते हैं, कभी कभी ये दिया होता है। ms अगर डायरेक्ट दे दिया तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी ऐसा यूनिट हो गई जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे नहीं आया? हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अगर कभी हीट कैपेसिटी दे दें तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे रखी है, ms की, तो Q क्या हो जाएगा, डायरेक्ट C डेल्टा T। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल या बॉडी इज, बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं और स्पेसिफिक हीट मटेरियल के डिफाइन करते हैं। अंतर को समझें, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर मटेरियल, हाँ, क्योंकि वो क्या है, हीट required to raise 1 gram of that material by 1 degree centigrade, and heat capacity or thermal capacity is defined for a body। अच्छा, तो कोई भी एक बॉडी फिक्स है, उसके लिए अपने थर्मल कैपेसिटी बोल दी भाई। इस बॉडी का टेंपरेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में कुछ चीजें फिक्स होती हैं, भैया ये बॉडी तो यहां लगेगी, तो उसकी हीट कैपेसिटी डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा, कि भाई इतनी सी हीट कैपेसिटी है, तो आपके लिए सिंपल ms की वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है, ms की। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। तो अगर कभी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूं कि भाई ये कोई बॉडी है, इसकी हीट कैपेसिटी 5000 जूल पर केल्विन है, बताओ इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने में कितनी एनर्जी चाहिए। तो भाई कुछ नहीं करना, 5000 इंटू 10 डायरेक्ट। ये तो स्पेसिफिक हीट से भी और आसान हो गया, पर टर्मिनोलॉजी याद होनी
चाहिए, टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया बात, बोलो क्लियर। अब एक और टर्मिनोलॉजी यूज लेते हैं छोटी सी, जो आपको समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है। उसे कहते हैं, क्या मुझे स्पेसिफिक हीट समझ में आती है? क्या मुझे Q बराबर mH डेल्टा T समझ में आता है? क्या मुझे मिक्स करने वाले सवाल समझ आते हैं? हाँ सर। एक क्या हमें हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी समझ आती है? हाँ सर। एक और चीज जिसे हम कहते हैं वो कहलाती है वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहलाती है? वाटर इक्विवेलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर इक्विवेलेंट? देखो भाई, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है, समझने का प्रयास करें। वाटर एक स्टैंडर्ड चीज है जिसकी स्पेसिफिक हीट हमको जनरली पता होती है। अब ऐसा समझो कि कोई सब्सटेंस है जिसका मास m है, ठीक, और उसकी स्पेसिफिक हीट s है। एक तरफ पानी ले लिया और स्पेसिफिक हीट SW ले लिया। हमें सब्सटेंस से मतलब है। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? मान लो कि इस सब्सटेंस के m मास का s डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक, बोलो क्लियर। अब अपन क्या करें कि अपन वाटर का भी उतना ही टेम्परेचर बढ़ाएं। तो सवाल ये है, मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द सेम हीट so that we will get the same change in temperature। समझा नहीं? समझना। हमने क्या करा कि हमें m तो फिक्स है, हमारी बॉडी का जो सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट भी फिक्स्ड है। मान लेते हैं कि हम इसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। कंफ्यूज मत होना, 1 डिग्री या डेल्टा टी जो तुम मानो। कितना पानी लूं कि इतनी ही हीट दूं तो उसका टेम्परेचर पानी का 1 डिग्री बढ़े। कंफ्यूज मत होना। हमने सब्सटेंस का मास लिया m, उसकी स्पेसिफिक हीट है s, बोलो क्लियर। अरे हाँ सर, उसकी स्पेसिफिक हीट है s, बिल्कुल सही सर। अब अगर मुझे इस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना? 1 डिग्री, तो कितनी हीट लगेगी? इतनी ही हीट मैं कितने पानी को दूं कि उसका भी टेम्परेचर बढ़े 1 डिग्री? कंफ्यूज मत होना। अगर मेरे सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना, डेल्टा टी को 1 ले लो, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ी? ms डेल्टा टी, बिल्कुल सही। अब इतनी ही हीट मैं कितने पानी को दूं? कितना पानी को दूं कि 1 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़े? किसका? पानी का। ऐसे क्या हम हीट इक्वेट कर इस सब्सटेंस के मास को पानी के सब्सटेंस के मास के बराबर इक्वेट कर लेते हैं? अब समझ, क्या mw इज ms by sw? मास ms, m is the mass of the substance, s is specific heat of that substance upon SW is the specific heat of water। इसका क्या मतलब है पहले और फील करने का प्रयास करो। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये 10 ग्राम मटेरियल का वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है। अच्छा, या मैं इसका मास ही नहीं दूं, मैं बोलूं कि इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट, इस मटेरियल का, इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट, मैं बोलूं कि इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट MW सपोज 40 ग्राम है, तो तू क्या समझेगा कि हीट की कैलकुलेशन के लिए इस बॉडी को हटाकर मैं 40 ग्राम पानी मान लूं। हो सकता है उस बॉडी का मास 10 ग्राम, पर क्या इस बॉडी को हटाकर मैं 40 ग्राम पानी मान सकता हूं? अब जितना 40 ग्राम पानी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए होगा, क्या उतना ही इस बॉडी का भी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए होगा? सो क्या वी कैन रिप्लेस दिस बॉडी बाय अ इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर या इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर? अरे हाँ सर। सो टू कंपेयर हीट कैलकुलेशंस we can replace this body by a water equivalent body।
because sometimes it is easier to deal with water. ओ हो। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, कभी मैं बोलूं कि द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बॉडी इज सपोज 50 ग्राम, तो तू समझ गए इस बॉडी को हटाकर 50 ग्राम पानी मान लो और हीट की कैलकुलेशन कर लो, आंसर सही आएगा। तुम्हें नहीं आया, अरे हाँ ना बोल, क्योंकि हमने इन दोनों सब्सटेंस में और वाटर में इक्वेट क्या करा था, हीट, दोनों की हीट सेम ले ली और दोनों का 1 डिग्री सेम ले लिया। अरे हाँ ना बोल, हीट और 1 डिग्री सेम ले लिया, तो क्या दोनों का अगर बहुत ध्यान से देखो तो MW इक्वेट हो गए। अरे हाँ सर, और जो MW आया वो बेसिकली कहलाया वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट बॉडी। मतलब इस बॉडी को हटाकर अगर इतना पानी रख दूं तो हीट की कैलकुलेशंस सेम होंगी, तो हीट की कैलकुलेशंस सेम होंगी। बताओ यस और नो, तो हीट की कैलकुलेशंस सेम होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, क्या कुछ कुछ वाटर इक्विवेलेंट का समझ में आया सवाल? हाँ आया तो सही सर, एक छोटा सवाल कराता हूं तो समझ में आ जाएगा अपने आप। बिल्कुल बोलो क्लियर। देखो ये समझ आई थोड़ी सी बात, वाटर इक्विवेलेंट मतलब फील के साथ लिखना कि इस बॉडी की बजाय इतना पानी रख दो और हीट की कैलकुलेशन कर लो तो सेम बात हो गई। अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, अरे बोलो भाई। बात सही है सर, तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ आया क्या? तो कभी कभी वाटर इक्विवेलेंट भी दिया होता है, तो बॉडी को बेसिकली उस बॉडी को वाटर से रिप्लेस कर दो और वाटर के हिसाब से मान के सॉल्व कर लो। ओके, बात तो सर आपकी सही है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ऐसे कि ये ना ऐसे ही, ध्यान समझना, एक कंटेनर है, उसमें नीचे से आग लगा रहे हैं, इसमें पानी भरा है, सपोज 2 kg वाटर। बोलो क्लियर, ठीक। इस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर था कंटेनर और इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब हमने नीचे आग लगा ली, ठीक, और बोला कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज ½ kg। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज ½ kg। बोलो क्लियर। अच्छा, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of water and container till 40 degree centigrade. Specific heat of water is 4200 joule per kg per degree centigrade या per degree Kelvin, per Kelvin, जो तुम्हें अच्छा लगे। बोलो भाई। अरे पानी के साथ साथ जो कंटेनर था वो भी तो गर्म होता है, हीट दोगे तो। हाँ लॉजिकल बात करते हैं, तो वाटर किस कंटेनर किस मटेरियल का है, उसका क्या मास है वो नहीं दिया, उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया। अब बता इसका आंसर। इसका मतलब सवाल में कुछ नहीं करना, 2 किलो तो पानी था ही, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट ½ किलो और है, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट ½ किलो और है, तो ½ किलो और जोड़ लो, ½ किलो और जोड़ लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। बस अब क्या था, ½ किलो जोड़ते ही क्या कुल मिला के सवाल इज इक्विवेलेंट टू 2.5 kg वाटर का टेम्परेचर 20 से 40। क्या ये सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया? तो हीट होगी MS कितना, 4200 इंटू डेल्टा टी मतलब 20। अब जो भी आंसर आए 2.5 को लिख सकते हो 5/2, 2 ने 2 को मार दिया तो ये ध्यान देखो, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, 2 ने 2 को मार दिया तो 50 इंटू 4200। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, सोच लो। बस अब क्या था, कितना हो गया, ये 100/2 हो गया, ये बिल्कुल सही, तो ये हो गया 210000।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, 2,10,000। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 210 किलो जूल। अब तो ठीक है, कैलकुलेशन है वो छोड़ो, काम की बात तो यहां पे थी, कैलकुलेशन देखना मेरे को गलती नहीं करी हो। क्या काम की बात समझ में आई? मैंने एक सवाल बना दिया ऐसे ही, मेरे को लगा करा देना चाहिए तो करा दिया मैंने। अरे बोलो भाई। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ आया क्या? व्हेन वाटर इक्विवेलेंट इज गिवन, सिंपली रिप्लेस इट बाय अ वाटर, सिंपली रिप्लेस इट बाय वाटर। सिंपल रिप्लेसमेंट करो, आंसर पाओ, मौज करो। अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो, क्या मेरी बात समझ आई है? अरे गड़बड़ तो नहीं करोगे? नो सर, समझ तो आई है, वाटर इक्विवेलेंट भी हमें समझ आया है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, अगर समझ आया है तो आगे बढ़ते हैं, जीवन में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। चलो भाई, हो गया सब तो हमने समझ लिया वाटर इक्विवेलेंट। अब एक और नई चीज, क्या सुन, अभी तक जब हम बॉडी को गर्म कर रहे थे तो बॉडी गर्म हो रही थी या ठंडी हो रही थी? क्या ऐसा हो सकता है पानी को एक लिमिट से ज्यादा उबालो, बॉइलिंग पॉइंट, क्या वो भाप बन जाता है? हाँ। आइस को अगर एक लिमिट से ज्यादा 0 डिग्री पर गर्म करोगे तो क्या वो पानी बन जाएगा? अरे हाँ, मतलब हीट देने या लेने पर गर्म ठंडा भी हो सकता है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फेज ही चेंज हो जाए। अरे हाँ सर, मैंने बोला था ना कि अगर बॉडी को हीट दो तो क्या होता है, एक इफेक्ट टेम्परेचर चेंज होता है, याद कर दूसरा इफेक्ट क्या होता है, फेज चेंज, जिसमें याद कर अपन ने बताया था वेपराइजेशन और फ्रीजिंग। अरे हाँ, याद कर बिल्कुल शुरुआत में। अरे हाँ, सोच अगर कभी हीट देने का इफेक्ट टेम्परेचर का बढ़ना या घटना ना हो, फेज चेंज हो। अच्छा एक बात समझे, जब फेज चेंज होता है तब टेम्परेचर नहीं बदलता। जैसे अगर आप ऐसा समझो कि आइस है, प्रोसेस समझना, आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट दोगे तो पहले समझना क्या होगा, आइस से समझो, हीट दोगे तो पहले इसका टेम्परेचर आ जाएगा आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो क्लियर? ओ हो, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, और हीट दो, इस आइस को कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं, ऐसा आप समझो। तो ये जो आइस है पहले ये क्या करेगी, इसको समझने का प्रयास करें। ये पहले -20 डिग्री से 0 डिग्री तक अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, पहले 0 डिग्री से -20 डिग्री से 0 डिग्री तक अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी। ये अपने पहली वैरायटी के सवाल है। पर जैसे ही 0 डिग्री पर आएगी, ये टेम्परेचर, उसने बोला भाई टेम्परेचर मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी यहीं तक लिमिट है, मैं बदल जाती हूं। कब तक? अपना एक आपको ही गर्म करते रहेंगे, बदल जाती हूं। अब जब हीट देते रहोगे तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी वाटर में 0 डिग्री पे। यहां पर ये हीट क्या करेगी, फेस चेंज। अरे हाँ सर, फेस चेंज के लिए क्या हीट रिक्वायर्ड है? हाँ, आइस से वाटर जाने के लिए हीट चाहिए। पर अब ये हीट आपका टेम्परेचर बढ़ाएगी, ये फेस चेंज करेगी, ये इसका फेस चेंज करेगी। ओके, बात बिल्कुल सही। ये देख लेटेंट हीट, इस जो हीट चाहिए होती है इसे कहते हैं लेटेंट हीट, जो फेस चेंज में चाहिए होती है इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और पानी पे सोचो, पानी को और हीट दो, मिल रही है हीट, क्या पानी अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, कब तक बढ़ाता जाएगा, 100 डिग्री तक। बोलो क्लियर? अरे हाँ, टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, 100 डिग्री पर जब टेम्परेचर आ जाएगा तो बोलेगा भाई अब मेरे बस का नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी हीट लगेगी, फिर ये कहलाएगी लेटेंट हीट। सो द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ दैट मटेरियल। पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वाटर कहलाएगी। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके,
समझ में आया? तो जब टेम्परेचर हीट देते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए और या फिर बॉडी का फेस चेंज हो जाए। जब फेस चेंज हो रहा होगा तो पूरी की, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत समझना कि जब कुछ एनर्जी अपना फेस चेंज करे, कुछ एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाए, ऐसा नहीं होता। अगर वो एक पहले टेम्परेचर बढ़ाती रही, जब पूरा मटेरियल 0 डिग्री पर आ गया, समझो आइस में, उसके बाद अब जो भी हीट आएगी वो पूरी यूज होगी इसको फेस चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? फेस चेंज करने के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। ओके सर, तो व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट? पहले तो व्हाट इज फेस चेंज? फेस चेंज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली बात, अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे कि वाटर में फ्रीजिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर। लेटेंट हीट, द हीट सप्लाइड बाय अ सब्सटेंस विच चेंजेस स्टेट पर फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब समझे ये L क्या है? लेटेंट हीट। इसको और समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो, पहले तो क्या ये कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना बोल भाई। अब समझो ये L क्या है? लेटेंट हीट ऑफ, जैसे ये कहलाएगी पानी के केस में अगर बोले तो ये वाली, जब आप वाटर से स्टेज आते हो तो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बोलो क्लियर? आगे आ जाएगा अभी, देखो ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। रब कर देता हूं, लिखा हुआ आ रहा है। और ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF और LV वाटर के लिए। ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब पानी से भाप बनती है यानी कि स्टीम बनती है, और जब आइस से वाटर बनता है तो वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नामकरण याद होनी चाहिए, LV और LF। इनकी वैल्यू वास्तविकता में 80 और 540 होती है, अभी आगे आ जाएगा, परेशान मत हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली हीट रिक्वायर्ड टू रेज। लेटेंट हीट का क्या मतलब, ध्यान समझना, हीट सप्लाइड बाय सब्सटेंस व्हिच चेंजेस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट मास फ्रॉम one state to another। कंफ्यूज मत हो ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई अगर एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है कि इतना ही हीट चाहिए 1 यूनिट मास, अब 1 ग्राम ले लो, 1 किलो ले लो, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर नहीं, फेस चेंज करने के लिए 1 ग्राम का, 1 ग्राम पानी को की 1 ग्राम आइस को पानी बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम स्टीम बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बोलो समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड टू ऐसा समझो गैस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसा समझो सॉलिड टू लिक्विड। अरे हां, और इनकी कॉमन टर्म L। So L is the latent heat, energy required to raise, to change from one phase to another phase of 1 unit mass, of 1 unit mass। क्या ये थोड़ी सी कहानी समझ आई है? फेस चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, फेस चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, ये बात हमें समझ में आएगी, डेफिनेशंस और आ जाएंगी। तो जो मैं बोला चमका, तो हीट देने पर क्या सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, हीट देने या लेने पर क्या सिर्फ टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि फेस चेंज हो। क्या चेंज हो? फेस चेंज हो। और वो बात हमें समझ में आनी चाहिए, शर्माने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, आगे बढ़ो सर। चलो भाई, क्या ये फेस चेंज की बेसिक कहानी समझ आई? हाँ सर, तो आगे चलो, सुनो। देखो,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपन समझ रहे हैं, अगर पानी को भाप में बना दें तो जो हीट चाहिए होगी, अपन समझ में आते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब अपन आइस से कन्वर्ट करेंगे तो वो कहलाएगी डेल्टा क्यू इक्वल टू MLF। MLF कितनी हीट चाहिए होगी m मास के आइस को कन्वर्ट करने के लिए, अगर 1 ग्राम को या 1 यूनिट मास को चाहिए ये, तो ये कहलाएगी MLF। सोचो इस LF की यूनिट क्या होगी, डेल्टा क्यू बाई M, यानी कि एनर्जी बाई मास। अरे हाँ ना बोलो। देखो वाटर की LF होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी, 80 किलो कैलोरी पर केजी, या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम। देखो किलो कैलोरी और नीचे केजी के 1000 ने 1000 को मार दिया, तो क्या 80 कैलोरी पर ग्राम इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर व्हाट, फॉर वाटर। मतलब 80 कैलोरी एनर्जी चाहिए 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम पानी बनाने के लिए। याद रखना है 80 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनाने में। सवाल करते थोड़ा याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, पर अगर मैं आपसे बोलूं एक सिंपल सा सवाल, क्या आप कर सकते हो कि भाई 500 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट टू वाटर, कितनी एनर्जी चाहिए? बोलो, क्या आप सिंपली करोगे 80 इंटू 500, 8 5 जा 40, क्या 40,000 कैलोरी? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता। तो क्यू जो एनर्जी चाहिए वो है फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ml। जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होती है वो होती है डेल्टा क्यू इक्वल टू ML, वेयर L इज द लेटेंट हीट, मे बी फॉर फ्यूजन, मे बी फॉर वेपराइजेशन। बोलो क्लियर है क्या? अरे टाइम पास तो नहीं हो रहा है, फटाफट फटाफट करते चलो, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजें दिमाग में, पर टर्मिनोलॉजी को याद करते चलो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा सर, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल जोरदार है, आ जाओ। Latent heat of vaporization, energy required to change 1 gram of liquid into 1 gram of vapor at constant temperature, that is boiling point. In case of water at this temperature is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या डेल्टा क्यू की वैल्यू अब कहलाएगी MLV। ये वैल्यू होती है 540 किलो कैलोरी या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम। तो वाटर के लिए अगर ये सब याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। 540, 80 क्या मतलब है, एक 100 डिग्री पे हो रहा है, एक 0 डिग्री पर हो रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, उतार लो फटाफट, उतार लो फटाफट। अरे उतार लो फटाफट मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ आ गया, LV ऑफ वाटर इज 540 किलो कैलोरी, ये हमें समझ आ गई। अब छोटे छोटे से सवाल करते हैं। क्या तुम सवाल कर सकते हो, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस, 100 ग्राम आइस को जो -20 डिग्री पर है, आपको 100 ग्राम वाटर वेपर पे बनाना है जो 150 डिग्री है। देखो सब कुछ दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और वेपर यानी कि स्टीम और वेपर की 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर की 1 कैलोरी। LFW लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज फॉर वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले आइस को -20 डिग्री से 0 डिग्री लाओ, फिर उसको 0 डिग्री से पानी में बनाओ, फिर पानी को 0 से 100 पे कन्वर्ट करो, फिर 100 से उसको स्टीम में कन्वर्ट करो, फिर स्टीम से उसको वापस 150 डिग्री पे ले जाओ, तब आंसर आएगा। प्योर कैलकुलेशन। ध्यान से सोचो तो तुम्हें 3 बार MS डेल्टा T लगाना पड़ेगा और 2 बार ML लगाना पड़ेगा। कब क्या लगाना है खुद सोचो, कर सकते हो तुम लोग। स्टेप प्रोसेस समझ में आना चाहिए, हर प्रोसेस की हीट लिखते जाइए और जोड़ते जाइए और आंसर पा जाइए। ऐसे सवाल बहुत सारे कर सकते हैं, मैं एक ही कराऊंगा, परेशान मत हो, पर कर सकते हो तुम लोग, करो ट्राई, समय दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तब तक मैं गाने गा लेता हूँ। अरे उड़े जब जब जुल्फे तेरी। चलो भाई, आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा, मेरी तरफ डेविएट मत हो, सवाल की तरफ ध्यान दो। हाँ, मेरी बीवी तो मारती रहती है, उसमें कौन सी खास बात है। चलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, कर सकते हो तुम लोग। चलो मैं बताना चालू करूं क्या? सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, पर आ सकता है सवाल। देखो, सबसे पहले आइस से किस में कन्वर्ट करा? सबसे पहले कन्वर्ट करा आइस से 0 डिग्री पर, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर पर, फिर वाटर से 100 डिग्री वाटर पर, फिर 100 डिग्री वाटर से वेपर पर, फिर 150। अब हर जगह की एनर्जी लिखो। मास कितना था? 100 ग्राम। तो यहाँ पे जो Q1 एनर्जी चाहिए वो कितनी है? मास 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज हाफ। चेंज इन टेम्परेचर आया 0 से -20 यानी कि 20, यानी कि एनर्जी आई कितनी? 20, और ये 10 × 2 1000 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी। और हाँ सर, क्या 100 ग्राम आइस को 100 ग्राम -20 डिग्री की आइस को 100 ग्राम आइस बनाने में 0 डिग्री पर क्या 1 किलो कैलोरी चाहिए? क्रिस्टल क्लियर, देखना। अब क्या 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी बनाने के लिए ml 100 इंटू आइस का है 80। अरे हाँ, तो क्या 8000, मतलब 8000 किलो कैलोरी। अरे हाँ सर, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड Q2 इज 8 किलो कैलोरी? बिल्कुल सही सर। अब देखो, प्योर बेसिक मैथ्स है, आ जाओ। 0 डिग्री पानी को 100 डिग्री पानी में Q बराबर ms यानी कि 100। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम, 100 ग्राम। 1 इंटू S इंटू डेल्टा T इज 100, सो दैट इज 10,000 कैलोरी, दैट इज 10 किलो कैलोरी। ओके सर, तो 0 डिग्री पानी को 100 डिग्री पानी ले जाने में 10 किलो कैलोरी लग गए। ठीक, अब इस पानी को वेपर में बनाया तो फिर ml पर, अब L वेपराइजेशन वाला 540। तो देखो 100 इंटू, ये था Q3, Q4 आया 100 इंटू 540 यानी कि 54,000 कैलोरी, यानी कि 54 किलो कैलोरी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब इस वेपर को भी हमें 150 डिग्री पे चाहिए। क्या वेपर का टेम्परेचर 100 से 150 ले जाने पे क्या फिर से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, पर वो फिर से हाफ है। तो लिखो Q5 अपना लिखा गया कितना? मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज अगेन हाफ, टेम्परेचर 150 से 100 से 150 तो 50, यानी कि ध्यान से देखो तो 100 इंटू हाफ इंटू 50 यानी कि ये हो गया 25, तो 25। हाँ, बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सही, 2500, तो 2.5 किलो कैलोरी। ओ हो, देखो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी हो तो देखो Q टोटल कितना हुआ? Q टोटल हुआ 1 + 8 + 10 + 54 + 2.5। बोलो क्लियर है क्या? तो ये हो गया 19 + 2.5, मतलब 19 + 2.5 इज 21.5 और ये 54, तो ये 0.5, ये 5, ये 75.5। अरे हाँ, पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही। क्या 75.5 किलो कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ एक बार, फेस चेंज और टेम्परेचर इंक्रीज की कहानी अगर समझ आ जाए तो ऐसा सवाल करना बड़ी बात नहीं है। ऐसा सवाल करना बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसा सवाल मैं एक और कराऊंगा? नहीं। क्या करा के टाइम पास कर सकते हैं? कुछ भी बना लो भाई, आइस से वाटर तक ले जाओ। मैं आपसे बोलूं 500 ग्राम आइस है -40 डिग्री पर, बताओ कितनी हीट चाहिए अगर इसे पानी बनाना हो 60 डिग्री तक। क्या तुम सवाल कर सकते हो? अरे हाँ ना बोलो। बिल्कुल सही। उल्टा भी पूछ सकता हूं, मेरे पास स्टीम है 150 डिग्री पे 400 ग्राम
इसमें से कितनी एनर्जी निकाल लें, देंगे नहीं, निकाल लें कि ये पानी में तब्दील हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्या तुम समझ जाओगे? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्या तुम समझ जाओगे? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, समझ गए सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, आगे चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो। देखो एक बात, एक तरीके के ग्राफ होते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें। ऐसा समझो कि एक बॉडी है, उसको वी आर सप्लाइंग, सॉलिड बॉडी ऐसा समझो, सप्लाइंग स्टैंडर्ड ग्राफ से समझने का प्रयास करना, सप्लाइंग हीट एट कांस्टेंट रेट। समझना, कंफ्यूज मत होना, बोलो क्लियर। आइस से ही समझो, हम उस आइस को या सॉलिड को कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हैं, कंटिन्यूस, जैसे समझ लो 5 जूल पर केजी, 5 जूल पर सेकंड, ऐसा समझो। तो क्या पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? हाँ। अब उस बॉडी के लिए हमने टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाया। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या हीट देना बढ़ती जाएगी? तो हमने टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया। ठीक, तो dQ/dt अपन ने हीट दे रखी है उसको। ठीक, अब अगर अपन धीरे धीरे उसको एनर्जी देते जाएंगे, हर सेकंड में मान लो 5 जूल दी, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस को लेके सोचो तुम, तो आइस मान लो, अब सोचो आइस मान लो, ऐसे समझो कि पहले किसी टेम्परेचर पे थी, 0 डिग्री पर नहीं है, 0 केल्विन मान लो तुम, तो 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब पता है क्या हुआ? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है ना? 0 केल्विन मान लो, ऐसे समझने के लिए। बॉडी 0 केल्विन पे थी और सॉलिड थी, अब अपन ने उसको टेम्परेचर हीट देना चालू करा। आप ऐसा समझो, 0 केल्विन एक्चुअली इसलिए माना जाता है, आप ऐसा समझो कि 0 केल्विन पर 0 केल्विन हम अचीव नहीं कर पाते हैं, पर आप ऐसा समझो, हम ऐसा मानते हैं कि 0 केल्विन का मतलब है बॉडी का हर पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पे आ गया, शून्य, अनंत, साइलेंस, कोई हिल भी नहीं रहा है, ऐसा समझो आप। 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा नहीं होता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम अचीव कर ही लेते हैं ना। हाँ, 0 केल्विन पे ऐसा माना जाता है, अनंत शांति, सब स्थिर, पार्टिकल भी अंदर का। ओके, 0 केल्विन ऐसा मानते हैं, समझने के लिए। खैर, मैं भटक गया अपनी बात से। अब ऐसा समझो कि हम 0 केल्विन से अपन ने हीट देना चालू करी। ठीक भाई, देना चालू करी। अब अगर आप सोचो, तो अगर आप इस बॉडी को कंटिन्यूअस हीट दो, तो शुरुआत में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे अगर आइस का सोचे तो क्या बढ़ता रहेगा, -273 डिग्री से बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक 0 डिग्री नहीं आएगा, तब तक क्या Q बराबर ms डेल्टा टी होगा। यानी कि T, डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? T-0। आप ऐसा समझो, Q को क्या लिखेंगे? बेसिकली Q क्या है? हीट। अरे हाँ सर, डेल्टा Q जो हीट है, क्या उसे लिख सकते हैं रेट इनटू टाइम। मान लो कि मैं 5 जूल पर सेकंड दे रहा हूँ। ठीक, Q को अपन dQ/dt मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो। बोलो क्लियर? तो ध्यान से समझो, तो क्या रेट इनटू टाइम ms(t-0)। सोचो तो रेट तो कांस्टेंट है, तो देखो टेम्परेचर और रेट को आप कुछ भी मान लो J जूल पर सेकेंड। तो सोचो क्या J/ms इंटू टी। अब सोचो टेम्परेचर और टाइम में J तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी भी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड इज आल्सो कांस्टेंट। क्या टेम्परेचर और टाइम में ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? बोलो भाई, कैसा रिलेशन है? स्ट्रेट लाइन। मतलब ये स्टैंडर्ड ग्राफ से समझना पड़ेगा इनको। यानी कि टेम्परेचर और टी, प्रोसीजर क्या है समझो। 0 केल्विन पे एक बॉडी थी, आइस मान लो तुम, तो 0 केल्विन पे उसको हीट देना चालू करी कंटिन्यूअसली, ऐसा समझो J रेट से, J जूल पर सेकेंड, है ना। अब जैसे जैसे हीट दोगे, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? तो टेम्परेचर और टाइम का अगर ग्राफ बनाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। देख
अरे हाँ ये देख, अरे हाँ सर, समझ में आ रहा है? अब समझने का प्रयास करना। ऐसे स्ट्रेट लाइन है, टक, ठीक ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, बोलो क्लियर? हाँ, इतने टाइम तक इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा। ये देखो, ये बिल्कुल सही सर, टीएम। अब समझिए, ये बनता जा रहा है कुछ कुछ, अभी समझ में आता जाएगा धीरे धीरे तुमको। अब समझो कि आइस बढ़ते 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 0 डिग्री पे आ गई। कहाँ पे आ गई? मैं तुम्हें यहीं से समझाता हूँ पहले, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने लिखा पहले मैं बताता हूँ, फिर वो एनिमेशन से आ जाएगा। बढ़ते 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 टेम्परेचर आ गया मेल्टिंग पॉइंट वाला, टीएम। अरे हाँ सर, बढ़ते, अब और हीट दोगे तो सोचो, क्या बॉडी बोलेगी भाई अब मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगी, अब मैं सॉलिड से लिक्विड बनूंगी। तो जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, पर क्या हीट लगेगी? अरे हाँ, देखो तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। इस दौरान क्या टेम्परेचर बढ़ा? नहीं, टेम्परेचर टीएम कांस्टेंट ही रहा, मेल्टिंग पॉइंट वाला। पर टाइम बढ़ा क्योंकि हीट चाहिए सॉलिड को लिक्विड बनाने में। क्या ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड है? अरे हाँ सर, ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड है। इस जगह पर क्या पूरा लिक्विड बन गए? अब पानी बन गया पूरा। अब सोच, पानी बन गया पर हीट तो लगातार आ रही है। अब क्या पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा फिर से स्ट्रेट लाइन से, बड़ा 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 बड़ा? क्या फिर एक टाइम आएगा जब पानी बोलेगा अब मैं नहीं करूंगी, टी बॉइलिंग। अब क्या हो रहा होगा? अगर वाटर के केस में बात करें तो 100 डिग्री। अब क्या ये पानी हीट लेगा, पर क्या ये कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस? अरे हाँ सर, अब सोचो, क्या इस टाइम पर पूरी की पूरी लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट हो गई है? अरे हाँ सर, जब गैस में कन्वर्ट हो गई फिर भी हीट आ रही है, तो अब क्या होगा? अब गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये ग्राफ ऐसे ही दिखता जाएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, उतारो मत, उतारा अभी अपन पूरा एनिमेशन वाला उतार लेना। पहले बताओ क्या ये कहानी समझ आई? पानी से समझ लो, किसी से समझ लो, यार बॉडी की कहानी है, उसका ऐसे टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जा सकता है। टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जा सकता है और आपको वो समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में आना चाहिए। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? अरे बोल भाई, जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, लो भाई, ये देखो जो अपन ने बनाया वही है। टीएम आइस थी, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आया, ओके, अरे हाँ, फिर वो पानी में कन्वर्ट हुई, पानी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर वो स्टीम बन गई। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ, यहां पे सिर्फ सॉलिड था, ये S प्लस L का मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड है, ये L का मतलब सिर्फ लिक्विड था, ये लिक्विड प्लस गैस है, और यहां पे सिर्फ गैस था। ये T मेल्टिंग पॉइंट है, ये T बॉइलिंग पॉइंट है, ये अलग अलग अपने टाइम है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, क्या ये कहानी समझ आई है? इसे बना लो और उतार लो, फिर इस पे बेस कुछ कुछ सवालों को आपको बात को समझाने का प्रयास करूंगा। बोलो क्लियर? अभी आएंगे इसमें 2-3 सवाल, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, इस पे सवाल आ जाते हैं, इसे करते हैं 2-3 सवाल। पहले तो क्या प्रोसेस समझ में आया, ग्राफ क्या चल रहा है, बोलो क्लियर है? हाँ सर। अरे पक्का? अरे सोच लो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो भैया आइस को -273 डिग्री सेंटीग्रेड से या 0 केल्विन से अज्यूम करना चालू कर दो, तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। कब ऐसे स्ट्रेट लाइन, कब फ्लैट, कब स्ट्रेट लाइन? जब ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आए मतलब फेज चेंज हो रहा है, जब ऐसे जाए मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है?
अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, क्लियर है सर, बढ़िया है सर। चलो तो आगे सुनो। आगे सुनो, चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ भाई। चलो, which of the following options is are true for the given phase transformation curve of ice water system, ice water steam system if q calories per second heat is supplied to it? पानी के लिए बात कर रहा है वो। latent heat of fusion 80 कैलोरी पर ग्राम, latent heat of vaporization is this। बताओ, तुम बताओगे इस सवाल का आंसर, बता सकते हो। कौन सी लेंथ ज्यादा होगी L1 की L2? बहुत आसान सवाल है, गलत मत करना इसको। कौन सी लेंथ ज्यादा होगी, बोलो। लेंथ, हाँ बोलो भाई, कौन सी लेंथ ज्यादा होगी L1 की L2? अरे डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो, बोलो भाई। अगर मैं इसको आइस वाटर स्टीम सिस्टम मान लूं तो बताओ L1 बड़ा है कि L2 बड़ा है? बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं, तुम भी बताओगे। क्या सेम मास है? अरे हाँ सर, तो देखो L1 क्या है बेसिकली, T2 माइनस T1। क्या इस दौरान एनर्जी लगी कितनी? जे याद है मैंने बोला, ये Q कैलोरी पर सेकंड मान लो जो तुम्हें बोल रखा है, तो क्या Q इंटू टी हीट हो गई, ये कितना हुआ T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, M इंटू एस प्लस एल, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड का मतलब, सॉलिड टू लिक्विड का मतलब, सॉलिड टू लिक्विड का मतलब अपन यहां पे जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, यानी कि 80। ऐसे ही Q इंटू T4 माइनस T3 इक्वल टू क्या M इंटू 540, अरे लॉजिकल है, तो क्या Q इंटू L1 इक्वल टू 80M और क्या Q इंटू L2 इक्वल टू 540M। सो L2 इज ग्रेटर देन L1। कॉमन सेंस है। क्या ज्यादा समय तक एनर्जी देनी पड़ेगी अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 ग्राम लिक्विड को लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 540 एनर्जी चाहिए होती है, जबकि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 80 चाहिए होती है। तो L2 ग्रेटर देन L1। कौन सा आंसर? बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूं, गड़बड़ मत करना। उस ग्राफ में लिख लेना, उस ग्राफ में पूछ लो, ऐसे लिख लो L2 इज ग्रेटर देन L1 जो पीछे बनाया था सवाल की बजाय। जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे उतार लो, बात समझ में आनी चाहिए। अरे हाँ सर, L2 ग्रेटर देन L1। बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं और इसी के लिए पूछूंगा वाटर स्टीम सिस्टम के लिए, है ना, गड़बड़ नहीं करना। बोलो समझ आ गया क्या? हाँ सर, चलो भाई, आए तो आगे आंसर L2 ग्रेटर देन L1 हो गया है। तो अब देखो एक और बात, वही वाटर सिस्टम, वही सब कुछ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्टीम, ये दोनों होती है 0.5 और वाटर की होती है 1 कैलोरी ग्राम। ठीक है, ये वेपर और ये आइस, ठीक, और ये वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, और स्टीम और अपने आइस की, यानी कि वेपर और आइस की होती है 0.5 आदि। अब उन्होंने बोला कि अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो θ1 θ2 θ3 में क्या रिलेशन है? एंगल में पीछे देख, जो मैंने समझाया उसको देख मैंने क्या लिखा था, Q इंटू टी इक्वल टू देख MS T माइनस 0 टाइप, या जो भी आ रहा था, तो देख T इक्वल टू आया था Q बाई MS T। देख T और T में स्ट्रेट लाइन थी, Q एंड M इज फिक्स्ड। अरे हाँ सर, सोच, स्लोप जो है ना वो है Q बाई MS, तो S पे डिपेंडेंट है, S बढ़ेगा स्लोप घटेगा। अरे हाँ सर, नहीं आई बात समझ? पीछे देख मैंने क्या लिखा था, अरे हाँ ना बोल, अरे सोच ले। अरे हाँ सर, अब सोच किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? लिक्विड की। अरे हाँ, तो उसका स्लोप होगा कम। अरे हाँ, और देख आइस और स्टीम की स्पेसिफिक हीट सेम है तो उनका स्लोप तो होगा बराबर, मतलब θ1 और θ3 तो बराबर होंगे और θ2 उनसे छोटा होगा, मतलब आंसर
डी होगा। तुम्हें समझ नहीं आया? स्लोप क्या आया? Q बाई एम एस। Q इज कैलोरी पर सेकेंड, जो अपन एनर्जी दे रहे हैं, है ना? Q दिया हुआ है इन्होंने, तो Q इंटू टी अपन ने ऐसा लिखा था। अरे हाँ ना बोलो भाई, एनर्जी जो दी बराबर एम एच डेल्टा टी, तो डेल्टा टी और इसमें टेम्परेचर में स्ट्रेट लाइन आ गया, तो जो स्लोप आया वो कितना आया? Q बाई एम एस। अरे आया कि नहीं आया? हाँ, Q तो फिक्स्ड है, जो एक से हर सेकंड में फिक्स आ रही है, मास भी फिक्स्ड है, स्पेसिफिक हीट सॉलिड की, लिक्विड की, आइस की अलग हो, सॉलिड की, लिक्विड की, स्टीम की अलग हो सकती है, पर वाटर के केस में क्या वो स्पेसिफिक हीट सॉलिड और वेपर की सेम है? और हाँ, तो उनका स्लोप सेम है, पर वाटर का उनसे कम है, क्योंकि वाटर यानी कि लिक्विड स्टेज में क्या उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सही है, तो आंसर आ गया है। बोलो, अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। अरे पक्का? चलो भाई, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, ये आ सकता है। स्लोप में कई बार बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, ध्यान से देखो स्लोप को और लेंथ को, ऐसे सवाल आ चुके हैं कई बार, फिर आ जाएं तो आपको बात समझ आनी चाहिए। और स्पेशली वाटर स्टीम, मतलब आइस वाटर स्टीम का सिस्टम तो समझ आना ही चाहिए, स्टैंडर्ड है बिल्कुल, है ना? मन मंदिर में बसा होना चाहिए। चलो भाई, हो गया सब, तो आ गया हमें समझ में। थीटा 1 इक्वल टू थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 3। देखो भाई, अच्छा एक और, दो मटेरियल अलग अलग, दो मटेरियल अलग अलग, टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m। कंफ्यूज मत होना, दो बॉडी ले ली अपन ने, एक A जिसका मास m है और एक दूसरी बॉडी जिसका मास 2m है। इन दोनों के ग्राफ बनाए, 0 डिग्री से चालू करा, सॉलिड था 0 डिग्री पे, और ये ग्राफ है उनके, ठीक? ऐसा समझो आप कि ये ऊपर वाला ग्राफ, कंफ्यूज नहीं होना, ये ऊपर वाला ग्राफ, ये देखो कलर सेम दे रखा है ना, ये ग्राफ है ए का और ये ग्राफ है बी का। बोलो क्लियर? और सी जूल पर सेकंड अपन दे रहे हैं, क्यू की जगह सी दे दिया, तो एनर्जी किसी भी टाइम टी में कितना देंगे? ct। हाँ ठीक सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर ट्रू अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी इन सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट में, जब सॉलिड स्टेट में आप हो तो एस और एस बी में कंपेयर करो। चलो बताओ, चलो बताओ, बोलो भाई। ये दे रखा है, देखो आप ध्यान से, 0 से उठाया है दोनों को, और दोनों का कहां का क्या क्या है देखो भाई। क्या ए का और बी की सॉलिड ऐसे एस बी को कंपेयर करना है आपको? कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। बोलो भाई, ऐसे एस बी को कंपेयर करना है, कर सकते हो? ध्यान से देखोगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, एम और 2m दे रखा है। बोलो भाई, एक 2 सेकंड पर और एक 3 सेकंड पर देखो पहुंचता है। कर सकते हो तुम लोग डेटा देखकर, ऐसे एसबी में कौन ज्यादा है कौन कम है सॉलिड स्टेट के लिए। यहां देखो, चलो मैं बताता हूं तुमको। देखो ए को देखो तुम पहले, या यहां ये पूरा बता रहा, देखो ए को देखो, ठीक? ए के लिए देखो, ए के लिए अगर देखो तो सोचो, ए 2 सेकंड तक उसका टेम्परेचर 0 से कहां पहुंच गया? 50। ए की बात कर रहा हूं अभी, ठीक? और टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो उसने एनर्जी कितनी ली? C इंटू 2। यस सर। और उसका टेम्परेचर कितना था? M। बिल्कुल सही सर। स्पेसिफिक हीट थी ऐसे, बिल्कुल सही। और टेम्परेचर हो गया 50 माइनस 0। क्या ये इक्वेशन ए के लिए समझ आई? सॉलिड स्टेट के लिए? अरे हाँ सर, तो इक्वेशन आ गई, ध्यान से देखो, तो इक्वेशन आ गई 2C इक्वल टू MSA इंटू 50, ठीक? एक इक्वेशन। अब बी के लिए सोचो, कंपेयर कर लेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। बी के लिए सोचो, बी के लिए सोचो तो 0 डिग्री से गया 40 डिग्री, टाइम लगा 3 सेकेंड, तो एनर्जी दी C इंटू 3, मास है इसका 2m, और हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, और टेम्परेचर गया 40 माइनस 0, यानी कि 3C इक्वल टू 2m SB इंटू 40। और हाँ सर, क्यों ना 2 और 1 को डिवाइड कर लें? तो डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 1 और 2, 1 डिवाइडेड बाई 2,
तो देखो क्या आएगा, 2/3 इक्वल टू 50 SA अपॉन 80 SB। ये मर गया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो। तो देखो SA इक्वल टू क्या आया, कट तो नहीं रहा कुछ भी नहीं, 8 2 जा 16/15 SB। दिस इंप्लाइज SB, ये ध्यान समझो, तो SA बाई SB का रेशो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, SA बाई SB का रेशो क्या 1 से बड़ा है? अरे हाँ, यानी कि SA ग्रेटर देन SB है। अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो, इस तरह के सवाल भी आ जाए अगर कंपैरिजन वाले, क्या हम कर सकते हैं? अरे क्या हम समझ सकते हैं? अरे बोलो भाई, अगर इस तरह के कंपैरिजन के भी सवाल आ जाए, क्या हम कर सकते हैं? क्या इसी ग्राफ से मैं और भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं? आगे डेटा दे रखा है, बहुत सारे पूछ सकता हूं। लिक्विड के लिए पूछ लूं, किसकी लेटेंट हीट ज्यादा है, किसकी कम है, क्या हम फॉर्मूलों में डाल डाल के कंपेयर करके क्या बता सकते हैं? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बता तो सकते हैं सर, सही तो बोल रहे हो आप। अरे बोलो भाई, अरे पक्का? हाँ सर, सही बोल रहे हो सर आप। समझ आया क्या? ये समझ आया क्या? हाँ सर समझ आया। वही ग्राफ है, मान लो वापस वही सेम सवाल, M2M वही वाला। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर ट्रू अबाउट द लेटेंट, सेकंड पार्ट मान लो इसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब यहां की बात हो रही है ए एंड बी में। जैसे सिखाया वैसे करो, करो ट्राई करो। देखो ये 2 से गया है 5, ये 3 से गया है 6। चलो बोलो, एक का मास m, एक का मास 2m, किसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगी, किसकी कम होगी या बराबर होगी? आपको सोचना है। टेम्परेचर भी आपको बता रखे हैं, अरे तुम कर सकते हो। बोलो भाई, अगर मैं इनकी लेटेंट हीट कंपेयर करा लूं, क्या तुम सवाल कर सकते हो? एक का मास m, एक का मास 2m। बोलो भाई, तुम कर सकते हो, इसका आंसर तुम दे सकते हो, शर्माना मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। कर सकते हो, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। सवाल करा रहा हूं, ऐसे नहीं भी कराता तो भी चलता, पर अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं थोड़े थोड़े, ताकि तुम्हें समझ में आए। हाँ भाई, कंपैरिजन करना हमें आना चाहिए। करो भाई, करो भाई, शर्माओ मत, करो भाई। अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देख। क्या ये यहां से लेकर यहां तक जो ए ने टाइम लिया वो कितना लिया? 2 से लेकर 5 तक, तो 3 सेकेंड, ठीक, 3 सेकेंड। मास m, तो 3 सेकेंड का मतलब c इंटू 3 इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ ए। हाँ, ऐसे ही b के लिए अगर बात करें तो टाइम कितना लिया? 3 से 6, तो फिर से 3 सेकेंड, तो c इंटू 3, मास है 2m इंटू लेटेंट हीट ऑफ b। फिर से आसान हो गया है, तो 1 और 2 को डिवाइड कर लो, तो 1 C3 कट गया, LA/2LB, तो LB इक्वल टू LA/2। सही कर रहा हूं क्या? अरे हाँ ना बोल। तो कौन ज्यादा हुआ? LA। कौन ज्यादा हुआ? LA। बस हो गया आंसर। तो लेटेंट हीट ऑफ A, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर A इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर B। इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया। अब देखो, क्या ये ग्राफ वाले सवाल समझ आए? हाँ सर आए, बिल्कुल आए सर। अब देख, इफ 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 100 ग्राम आइस एट, ये थोड़ी डिफरेंट वैरायटी के सवाल है। एक मैं करा रहा हूं, फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा,
ध्यान समझना पहले। अब क्या करें, मिक्सिंग में ना, पहले याद कर अपन मिक्सचर वाले सवाल जो कर रहे थे तो पानी पानी मिला रहे थे, दो बॉडीज ही मिला रहे थे, सॉलिड सॉलिड ही मिला रहे थे। अब सोच मैं आइस के साथ वाटर मिला दूं, आइस के साथ स्टीम मिला दूं, तो सोच आइस और स्टीम मिलाओ तो हो सकता है बीच में पानी बन जाए और टेम्परेचर सेम हो जाए। ये बात तो तय है कि फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, ये बात तय है, पर कौन सी स्टेज होगी ये भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा। तो इस सवालों को कैसे करते हैं समझें, इसमें लेन देन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बेस पॉइंट बना लेते हैं पहले। मान लो हमारे पास 200 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें 100 ग्राम आइस मिला गई -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझो 100 ग्राम आइस इन सवालों को करने का तरीका समझो, -20 सेंटीग्रेड, और समझो कि 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब समझो आप क्या करो, पहले इन दोनों को एक जगह पे ले आओ, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी कितनी लेनी पड़ी, इसको समझो कि इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले समझो कि मैं इसको बीच में कहीं ऐसा समझो 20 डिग्री वाटर है और ये 100 ग्राम आइस है -20 डिग्री पे, तो एक काम करें इनको कन्वर्ट कर लेते हैं 0 डिग्री पानी पे, 0 डिग्री पानी पे। तो इस आइस को तो एनर्जी देनी पड़ेगी, देखते हैं। पहले इसको कन्वर्ट करो 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कन्वर्ट करो 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो क्लियर? बिल्कुल सही। पहले कन्वर्ट करो आप, एक 100 ग्राम पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये निकालो, इसमें से कितनी निकालनी पड़ेगी ये निकालो। इसको भी कन्वर्ट करो 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें एनर्जी निकालनी है, इसमें एनर्जी देनी है। समझे पहले सवाल के प्रोसेस को। पहले एक 20 का कोई फिक्स जगह मान लो, वहां तक दोनों को लाओ और देखो कितना लेना देना है, फिर समझते हैं। 100 ग्राम आइस जब -20 डिग्री से निकाली गई तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, अपने को स्टैंडर्ड सारे रिजल्ट याद है। Q1 इक्वल टू 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हाफ, अपन बहुत देर से पढ़ रहे हैं, वो स्टैंडर्ड सारे डेटा मान रहा हूं मैं, हाफ 100 इंटू हाफ इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 20, बिल्कुल सही, इसने इसको मार दिया 1 किलो कैलोरी, बिल्कुल सही। Q2 इज 100 इंटू 80, याद है स्पेसिफिक हीट सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 80, ठीक है, तो 8000 यानी कि 8 किलो कैलोरी, यानी कि ये देनी है 9 किलो कैलोरी। मतलब इसको 9 किलो कैलोरी दे दोगे ना तो ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री पर। ठीक, अच्छा हमें कितनी निकालनी पड़ी इसमें, 200 इंटू 1 इंटू 20, 200 इंटू 1 इंटू 20 कितना हुआ भाई, कितना हुआ भाई, 200 इंटू 1 इंटू 20 हुआ 4000, यानी कि 4 किलो कैलोरी। अब समझे, लेन देन तो बराबर होगा। अगर मुझे 200 ग्राम पानी को 0 डिग्री पानी पे लाना है तो 4 किलो कैलोरी निकाल सकता हूं, ओके। और अगर 100 ग्राम आइस को -20 डिग्री पे 0 डिग्री पानी पे लाना है तो 9 किलो कैलोरी चाहिए। तो ये तो समझ में आया कि जो देनी है और जो लेनी है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये 300 ग्राम पानी बन गया 0 डिग्री पे, अब सोचो लेन देन को सोचो, दिया कितना 9 किलो कैलोरी, हाँ सर, और लिया कितना 4, तो सोचो 5 किलो कैलोरी और लेना है इस पानी में से। ये क्या बन गया 300 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री, पर इस पे उधार है कितना, क्या इसमें से 5 किलो कैलोरी निकाल लो, इसमें से 5 किलो कैलोरी निकालोगे 0 डिग्री पर तो क्या ये आइस में कन्वर्ट होगी, कितनी कन्वर्ट हो जाएगी 5000 कैलोरी इक्वल टू कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 80, तो m इक्वल टू 0 500 बाई 8 यानी कि 250 125 बाई 2। सही कर रहा हूँ ना, नहीं सब सही तो करा, हाँ क्या करा मैंने 500 बाई 8 तो 250 बाई 4 तो 125 बाई 2 तो 62.5 ग्राम आइस बन गई। कितनी बन गई 62.5 ग्राम आइस बन गई, और बाकी टोटल कितना था 300
300 ग्राम था ना, हाँ 300 ग्राम में से 5 किलो कैलोरी निकाल ली। क्यों ऐसा करा पहले समझो। एक बेस पे लाए तो 9 किलो कैलोरी देनी पड़ी और 4 किलो कैलोरी मिल गई, हाँ तो उधार कितना रह गया 5। भाई 4 तो मिल गई, 9 दी थी, 4 तो दे दी वापस। अरे पर अभी 5 और निकालें, 5 और निकालोगे तो क्या 300 ग्राम पानी का कुछ हिस्सा क्या आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? कितना कन्वर्ट होगा? 5000 किलो कैलोरी का निकालोगे तो m इंटू 80 62.5 ग्राम, यानी कि ये मिक्सचर बचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273.5 ग्राम वाटर और 62.5 ग्राम आइस। अरे हाँ सर, कुछ कुछ समझ आया? ऐसे 2-3 सवाल करते हैं तो प्रैक्टिस में आते हैं। ऐसे अगर आइस वाटर आइस स्टीम मिलाओ तो एक बेस पॉइंट बनाना पड़ता है, वहां तक लाओ, फिर देखो लेन देन कितना हुआ। अगर सोच ये 4 की जगह 10 होता तो क्या अपन एक और दे देते 300 ग्राम को 1 किलो कैलोरी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता। ये सवाल कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, सिचुएशन देखकर आपको सवाल को करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आता है। ये पहले वाली लॉ ऑफ मिक्सचर से थोड़े अच्छे सवाल होते हैं। बोलो क्या समझ आया कुछ कुछ लेन देन करके? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे आया कि नहीं आया? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। इसलिए अब ऐसा कैसा सवाल एक तुम्हें घर के लिए दे रहा हूं जो अपन अगले टर्न पे करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर। हाँ सर, सही सा तो लग रहा है। बोलो समझ आया कुछ कुछ? लेन देन कर लिया अच्छे से, पहले एक बेस पॉइंट बनाया वहां तक लाए, अब देखो लेन देन कितना हुआ। और जो बचा लेन देन में या तो लेना रहेगा या देना रहेगा। लेना रहेगा तो भी सोच लो, देना रहेगा तो भी सोच लो कि क्या होगा। अरे हाँ ठीक, बेस पॉइंट बीच में कहीं डिसाइड करेंगे, कॉमन सेंस। ये वाला सवाल होमवर्क है, इसी सवाल को करूंगा। अच्छा सवाल है, ऐसे कराने में मैं 10 भी करा सकता हूं, तो 1-2 ही कराऊंगा, बाकी वर्कशीट डीपीपी मिलेंगे आपको। बोलो क्लियर? अरे पक्का? तो अगले टर्न पर ये सवाल सब करके आएंगे। तब तक जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू, सायनारा, टेक केयर।